नारायण नारायण बद्री नारायण। आप सोच रहे होंगे जय विज्ञान जय संविधान करने वाला नीरज पटेल आज नारायण नारायण क्यों कर रहा है। इसलिए क्योंकि बद्री नारायण तिवारी ने अपनी एक अनोखी लीला दिखाई है। कभी वामपंथी हुआ करते थे बद्री नारायण तिवारी, लेकिन जैसे ही केंद्र में सरकार बदली, तमाम प्रदेशों में भगवा सरकारें हुई, वैसे ही वामपंथी से आरएसएस की मानसिकता के यानी कि हिंदुत्ववादी एजेंडे पर चलने लगे। वर्तमान में प्रयागराज की झूंसी में जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक यानी कि कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने भगवा सरकार के संरक्षण में चुनाव के समय में हिंदू बन जाने वाले पिछड़ों को एक तोहफा दिया है। इसलिए क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग बार बार ये सवाल उठाते थे कि सरकार जो लेटरल एंट्री कर रही है उसमें ओबीसी एससी वर्ग के छात्रों को आईएएस आईपीएस आईएफएस बनने से रोक रही है। तो भगवा सरकार ने उनको एक तोहफा दिया है, एनएफएस यानी कि नन फाउंड सुटेबल। ध्यान दीजिएगा, ये खास तोहफा ओबीसी एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए है। पिछड़ों के साथ ही आखिर ऐसा क्यों होता है? ये नारायण नारायण बद्री नारायण तिवारी आखिर हैं कौन? इतना सब कुछ पिछड़ों के साथ होने के बावजूद ये तबका खामोश क्यों बैठा है? इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिजल्ट समझ लीजिए कि आखिर ये एनएफएस है किस चिड़िया का नाम। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है प्रयागराज के झूंसी में। नाम बदल गया लेकिन काम वही पुराना वाला रहा। यहां पर निदेशक बनाकर के बुलाए गए जेएनयू में कभी प्रोफेसर हुआ करते थे बद्री नारायण तिवारी नहीं लिखते हैं, लेकिन काम से साबित कर देते हैं कि अभी भी जातिवादी मानसिकता उनके अंदर कूट कूट करके भरी है। वो जिस संस्थान के निदेशक हैं वहां असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद निकाले गए थे। हैरत की बात देखिए कि अनरिजर्व कैटेगरी वो जब बनाते हैं तो उसको सवर्ण कर देते हैं। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है सामान्य, मतलब ओपन फॉर ऑल। किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति जिसकी मेरिट अच्छी है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन खेल देखिए, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की कैटेगरी बनाते हैं तो अनरिजर्व्ड में 16 नाम रखते हैं, 16 के 16 सवर्ण। ईडब्ल्यूएस में 9 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ये आरक्षण तो गरीब सवर्णों के लिए है, तो स्वाभाविक है ये भी सभी 9 सवर्ण। अब ओबीसी की लिस्ट में 16 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं तो इन 16 ओबीसी के कैंडिडेट्स में एक भी सुटेबल ही नहीं है। पहले एक सुगुफा छोड़ा जाता था कि अवेलेबल नहीं है, मतलब कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। अब मिलने लगे हैं, योग्यता भी है, तो कहते हैं नन फाउंड सुटेबल, मतलब जितने आए थे इन 16 में से एक भी सुटेबल नहीं पाया गया। यह हैरत की बात है कि नहीं? इससे भी एक हैरत की बात और बता देता हूं। एपीआई के आधार पर, एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, सवाल यह है कि एपीआई कैसे निर्धारित होता है। एपीआई के लिए बहुत सारे मानक रखे गए हैं, जिनमें प्रमुख है उस कैंडिडेट के कितने रिसर्च पेपर अभी तक प्रकाशित हुए हैं, जर्नल में कितने उसके लेख प्रकाशित हुए हैं, पत्र पत्रिकाओं में कितने उसके लेख छपे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ओवरऑल उसका एकेडमिक से जुड़े हुए परफॉर्मेंस को देखते हुए एपीआई निर्धारित की जाती है। हैरत की बात देखिए, ओबीसी में जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे कैंडिडेट मोहम्मद शाहनवाज, इनका एपीआई स्कोर था 93। दूसरे नंबर पर सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार सिंह का एपीआई स्कोर था 91.5। ये दोनों ओबीसी के उन 16 लोगों में से हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन दोनों को ही नन फाउंड सुटेबल के तहत रखा गया। 16 में से कोई सुटेबल नहीं इंटरव्यू के आधार पर। लेकिन ईडब्ल्यूएस में चयनित मणिक कुमार, इनका एपीआई स्कोर है 81। समझिएगा, ओबीसी के कैंडिडेट का 93, ईडब्ल्यूएस के यानी कि गरीब सवर्ण कैंडिडेट मणिक कुमार का, जो बताए जा रहे हैं कि ये भी इन्हीं नारायण नारायण यानी कि बद्री नारायण तिवारी के स्वजाति हैं, 81 एपीआई स्कोर पर इनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तथाकथित मेरिट का हल्ला मचाने वाले सवर्णों को
कोई तकलीफ नहीं होगी। जो कहते थे कि आरक्षण की वजह से कमजोर लोग, कम मेरिट वाले लोग सिलेक्शन पा जाते हैं, इसका जवाब अब किसी भी तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठ मेरिटधारी के पास हो तो बताएं कि ओबीसी का कैंडिडेट 93 पर एनएफएस है, ईडब्ल्यूएस का मणिक कुमार तिवारी 81 एपीआई स्कोर पा करके कैसे सिलेक्ट हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। अनरिजर्व कैटेगरी में इन्होंने 2 सिलेक्शन किए हैं। अविरल पांडे का जिसका एपीआई स्कोर है 91, मतलब ओबीसी में शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट से 2 एपीआई कम। अनरिजर्व्ड को इन्होंने सवर्ण की कैटेगरी बना दिया है। अनरिजर्व्ड में जो 16 नाम इन्होंने लिखे हैं, 16 के 16 नाम सवर्ण और उसमें भी ज्यादातर ब्राह्मण। इस बात पर सवाल अगर आप उठा देंगे तो आप जातिवादी होंगे। ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति जब डायरेक्टर बनकर के बैठा है, वो ईडब्ल्यूएस समेत अनरिजर्व कैटेगरी में भी अपने जाति के लोगों को भर लेता है, यह जातिवाद नहीं है। लेकिन इस पर अगर आपने सवाल उठा दिया तो यह सीधे अर्थों में जातिवाद है। इन मेरिटधारियों की योग्यता या कुटिलता को करीब से समझिए। अनरिजर्व कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट का एपीआई स्कोर 93 से 87 तक वाले शॉर्टलिस्ट किए गए। ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों में 87 से 81 तक एपीआई स्कोर वाले शॉर्टलिस्ट किए गए। ओबीसी में 93 से 83 तक एपीआई स्कोर वाले शॉर्टलिस्ट किए गए थे, लेकिन एनएफएस कर दिए गए। एक सवाल और उठाना जरूरी है, क्योंकि इन तथाकथित मेरिटधारियों को इस बात की बहुत चिंता रहती है कि ओबीसी में कुछ जातियां हिस्सा खा गई, ओबीसी का, एससी में कुछ जातियां हिस्सा खा गई, अदर एससीज का। तो मुझे भी एक चिंता सता रही है कि सामान्य यानी कि सवर्ण वर्ग के आधार पर मेरे कायस्थ भाइयों का, अग्रवाल भाइयों का, जैन भाइयों का हिस्सा ये कुछ जातियां ही मिलकर के क्यों खा रही हैं। इस लिस्ट को आप देख लीजिए। सवर्ण का मतलब सीधे सीधे ब्राह्मण या ठाकुर बना करके रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के योगी राज में कम से कम सवर्ण का मतलब महज 2 जातियों में सिमट करके रह गया है। अगर पिछड़े वर्ग में चिंता है कुछ खास जातियां हिस्सा खा रही हैं, तो पहले अपने यहां सामान्य में यानी कि सवर्णों में ठीक से बंटवारा कर लो और जिन जातियों का हिस्सा आप लोग खा रहे हो उनको उनका हिस्सा दे दो। अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर में खेल नहीं हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में भी ओबीसी को कहा गया एनएफएस, जबकि इस पद के लिए 27 लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, जिनमें तमाम ओबीसी भी थे। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर बनने की योग्यता किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के पास थी ही नहीं। उसी तरीके से प्रोफेसर पद के लिए 8 लोग शॉर्ट लिस्टेड किए गए, जिनमें सबसे ऊपर थे हितेंद्र पटेल, सेकंड नंबर पर थे राहुल पटेल, 2 ओबीसी, इनके नीचे 6 अनरिजर्व कैटेगरी के लोग रखे गए, जिनमें 5 ब्राह्मण 6 में से। इन 8 लोगों में से किसी को भी नन फाउंड सुटेबल पाते हुए प्रोफेसर में किसी की भी भर्ती नहीं की गई। इसकी वजह जानते हैं? वजह यह है कि एपीआई स्कोर के मामले में हितेंद्र पटेल, राहुल पटेल इन 8 लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। अगर किसी और का चयन कर लिया जाता और इन दोनों लोगों में से कोई कोर्ट चला जाता तो ये बता नहीं पाते कि आखिर इन लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया। पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को प्रोफेसर ना बनाना पड़ जाए, और अगर प्रोफेसर बना देते तो वो सीधे सीधे आगे चल करके विभागाध्यक्ष पद के लिए हकदार हो जाता है। इसलिए कोशिश की जाती है ज्यादातर भर्तियों में प्रोफेसर पर ओबीसी का सिलेक्शन इन लोगों को करना ही ना पड़े। यह अकेला एक मौका नहीं है, इससे पहले कुछ नियुक्तियों को मैंने करीब से देखा था। रायबरेली एम्स में तमाम पदों पर भर्तियां होनी थी, उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां निकली थीं, वहां जिन जिन पदों पर ओबीसी एससी को उनको सीधे तौर पर भरना था, वहां ज्यादातर पदों पर उन्होंने एनएफएस कह कर दिया था। इसलिए क्योंकि सबसे पहली नियुक्ति एसोसिएट प्रोफेसर पर ओबीसी या एससी कैंडिडेट की अगर कर लेंगे तो उसको विभागाध्यक्ष यानी कि एचओडी बनाना पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं ये भगवाधारी लोग, नफरतवादी लोग, जन्मदास श्रेष्ठता के घमंड से डूबे हुए तथाकथित जातिवादी लोग
कि ओबीसी एससी के कैंडिडेट्स को इन पदों पर आने ही ना दिया जाए। नन फाउंड सुटेबल इतना बढ़िया हथियार है, रिटन मत करवाइए, केवल इंटरव्यू के आधार पर लोगों को इस बात के लिए डिनाई कर दीजिए कि आप सुटेबल पाए ही नहीं गए। यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड को यह अधिकार है कि वो ये किसी को बताए भी नहीं कि किस आधार पर हमने आपका सिलेक्शन नहीं किया है। सीधे सीधे कह दिया गया आप सुटेबल इस पद के लिए पाए ही नहीं गए, पूरा झंझट ही खत्म हो गया। इन्हीं सब में सामान्य खेल नहीं हुआ है, एक खेल और समझिए। जिस व्यक्ति को विकलांग कोटे के आधार पर नियुक्ति दी गई है उनका नाम भी डॉक्टर अंबुज शर्मा है। अब बैठ करके यादवों को पटेलों को देखना चाहिए, पटेलों को यादवों को देखना चाहिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, इन दोनों लोगों को देखना चाहिए कि कहीं इनकी नियुक्ति हो तो नहीं गई। अब इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद सब इस बात पर जश्न मना सकते हैं कि चलो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके वजह से यह पूरा कांड हुआ। नारायण यानी कि बद्री नारायण तिवारी कौन है, ये बताने से पहले दिलीप मंडल की एक पोस्ट सुनिए। दलितों और पिछड़ों को सब्जेक्ट मैटर बनाकर बद्री नारायण जो तिवारी हैं ने पूरा करियर बनाया। अब आरएसएस के दुलारे हैं। मुख्य प्रोजेक्ट दलितों और पिछड़ों के बीच दूरी बढ़ाना है। अपने पंत इंस्टीट्यूट में ओबीसी को नॉन फाउंड सुटेबल करके उनकी गर्दन काट ली। दरअसल बद्री नारायण तिवारी 2014 यानी कि मोदी सरकार से, यानी कि भगवा के उभार से पहले वामपंथी हुआ करते थे और तथाकथित प्रोग्रेसिव लेखक अपने आप को कहते थे। उस समय इन्होंने 2008 में एक पुस्तक लिखी थी हिंदुत्व का मोहिनी मंत्र, जिसकी इंग्लिश थी फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन। जैसे ही सरकार बदलती है वैसे ही पुस्तक लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। संघ के प्रमुख चेहरे माने जाने वाले राम माधव न सिर्फ इनकी पुस्तक की तारीफ करते हैं बल्कि विनय सहस्त्रबुद्धे भी कहते हैं कि यह पुस्तक को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मतलब इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पूर्व मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैसे ही इनको कुलपति बनाने की चर्चा चली, वैसे ही विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखते हुए कहा कि ऐसे दोहरे चरित्र के प्रोफेसर को हमारे यहाँ कुलपति बना करके मत भेजिए, विश्वविद्यालय की दुर्दशा मत करवाइए। अब सवाल है कि ओबीसी के साथ ही ऐसा क्यों होता है और ओबीसी के तथाकथित बुद्धिजीवी और नेतागण आखिर क्या कर रहे होते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी ट्वीट को समझना पड़ेगा। पहले किसी भी नेता का ओबीसी एससी वर्ग से मेरे पास इस मामले को लेकर फोन आया, वो पहला नाम है चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने ट्वीट किया, हिंदुत्व का मोहिनी मंत्र लिखने वाले बद्री नारायण तिवारी की लीला। देश की बहुसंख्यक आबादी में से कोई योग्य नहीं, जहां सिर्फ इंटरव्यू होगा वंचित एनएफएस ही होंगे। इंटरव्यू में बैठे सवर्ण ओबीसी एससी एसटी की मेरिट नहीं जाति देखते हैं। जीबी पंत संस्थान की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रद्द की जाए। चंद्रशेखर आजाद जैसा ट्वीट जिस दिन पिछड़े वर्ग के नेता और खासतौर विपक्ष का उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा माने जाने वाले अखिलेश यादव, जो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं और इस समय पिछड़ा वर्ग जो ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, जो गुलाम है वो तो मस्त है हिंदुत्व की रासलीला में, लेकिन जो ठगा महसूस कर रहा है वो मजबूरी ही में ही सही एकमात्र विकल्प अखिलेश यादव को देख रहा है। अखिलेश यादव जिस दिन इस तरह का ट्वीट कर देंगे उनके मतदाताओं का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इस तरह का ट्वीट इस बात का सही जवाब है कि अखिलेश यादव की रैली में पश्चिम से लेकर के बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन जब पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों से बात करिए तो आखिर वो क्यों मूर्ख बने हुए हैं? वो मूर्ख नहीं बने हैं बल्कि वो कंफ्यूजन में हैं। और ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कोई भी पिछड़े वर्ग का नेता जो लड़ाई में दिख रहा है वो पूरी तरीके से मंडल की राजनीति की बात कर ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में घुमा फिरा करके कमंडल की तरफ बढ़ता हुआ वो दिख ही जाता है। ये कंफ्यूजन जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन मतदाताओं का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
सुभाष चंद्र कुशवाहा जो जाने माने लेखक हैं, आरटीओ के पद से रिटायर्ड हुए हैं, वो लगातार इस नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए पिछड़े वर्ग के नेताओं को मथुरा काशी सुलगाने का जिम्मेदार बताते हुए अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाते हैं कि अखिलेश जैसे नेता आखिर इस मामलों पर ट्वीट क्यों नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ बार बार जो यह अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनको पता है इस वर्ग के लोगों के सामने उनके जाति का नेता रख दो। कुल्हाड़ी में अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद जैसा हत्था लगा दो, मतलब कुल्हाड़ी की लकड़ी इन नेताओं के चेहरों से बना दो। खुद गर्दन कटाने के लिए ओबीसी वर्ग के लोग आगे आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए लोग अगर इस बात को भुनाना चाहते हैं या वास्तव में जो लोग बीजेपी से नाराज हैं उनको अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उनको इस वर्ग के हितों की बात कंफ्यूजन में नहीं, दबे अंदाज में नहीं, खुल करके करनी पड़ेगी। वरना 93 नंबर वाला ओबीसी नन फाउंड सुटेबल और 81 नंबर पा करके एक सवर्ण सिलेक्शन पा जाएगा। इस तमाम सारी प्रक्रिया पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जहां जहां इंटरव्यू होते हैं वहां वहां पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होता है। इसलिए पुरजोर तरीके से पिछड़े दलित वर्ग के बुद्धिजीवियों, संगठनों और नेताओं को भी आवाज उठानी चाहिए कि इंटरव्यू की प्रक्रिया समाप्त करो। इसके अलावा मान लीजिए इंटरव्यू समाप्त नहीं होता है, तो यह सवाल उठाना चाहिए कि इंटरव्यू पर आधारित कोई भी परीक्षा ना हो। 90% लिखित के अंक, 10% इंटरव्यू के आधार पर परीक्षा कराए जाएं और इंटरव्यू में बैठे हुए बोर्ड में लोगों की सूची भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि किन लोगों ने ओबीसी एससी के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल करार दिया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।